हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको डेली पार्ट दूंगी, तो हम दूसरे चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे इस महीने पूरे 100 नहीं, मतलब हाँ, 1000 सब्सक्राइब पूरे करने हैं। इसलिए प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे स्टार्ट सुनने के लिए स्टार्ट करते हैं। कायरा अंदर इन्वेस्टिगेशन रूम में अपने सर को अपने हाथ पर टिकाए हुए बैठी हुई थी। उसका सर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा था और उसकी आंखें अचानक से बंद चालू होती हुई हो रही थी। तभी एक जोरदार आवाज़ के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम का दरवाज़ा खुला, लेकिन कायरा ने उस आवाज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर उसने सीधे दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर सीएम काफी गुस्से से खड़े हुए थे और उसके सामने सीएम साहब खड़े हुए थे और उस कमरे में मध्यम रोशनी थी, जिसके कारण कायरा का चेहरा उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा था। जब कायरा ने उन्हें देखा तो उसके अपने बैठने की पोजीशन को बदला और उसने अपने सर को निराश सा से बिल्कुल नीचे झुका लिया था और फिर वह बड़बड़ाते हुए बोली, सबको मूड बच्ची करने की आदत है क्या। वहीं दूसरी तरफ सीएम साहब उसके सामने आकर बैठ गए थे और फिर उसे ऊपर से नीचे तक एक तक घूरने लगे थे और फिर उन्होंने गुस्से के साथ कहा, तुम जानती भी हो कि तुमने किसके बेटे पर हाथ उठाया था। जिस पर कायरा ने अपने सर को जो कि झुकाए हुए जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसकी बेटे को मारा है। जो गलती करता है उसे उसकी सज़ा मिलती है, मेरा बस यही उसूल है। और जब यह सीएम साहब ने सुना तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में पता था कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये किसी टीनेजर लड़की ने किया है तो उन्हें लगा कि एक टीनेजर लड़की आखिरकार क्या ही कर सकती है। और उन्हें अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार था कि भले ही वह कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटे को बिल्कुल भी डांटा नहीं था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को किसी लड़की ने इतनी बुरी तरीके से मारा है तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके गुरूर को ललकारा हो। और उन्होंने अपने हाथ को जोर से टेबल पर पटकते हुए कहा, तुम आखिरकार हो कौन। हाँ, भगवान हो जो मेरे बेटे को सजा दोगी। मेरा बेटा मेरा गुरूर है और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे बेटे को पीट कर। इसकी सजा तो तुम्हें जिंदगी भर भोगनी होगी और मेरे बेटे को तो मैं किसी भी हाल में बचा ही लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी वो तो मैं नर्क से भी पत्थर बना दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उनकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। जब कायरा ने उनकी बात सुनी तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई थी। उसने एटीट्यूड के साथ अपना चेहरा ऊपर किया और जब सीएम साहब ने कायरा का चेहरा देखा तो उनकी आंखें जैसे फैल गई थी और उनका चेहरा एकदम से ही जैसे सफ़ेद पड़ गया था और हैरानी से उनके मुंह से निकला, हाँ, हाईएस्ट सीनियर। एकदम से ही उनके हाथ पैर जैसे कपकपाने लगे थे। यह देखकर कायरा के चेहरे पर एक एबल मुस्कुराहट आ गई थी और उसने अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए कहा, क्या हुआ सीएम साहब। पैर को नीचे से जैसे जमीन खिसक गई क्या। क्या कहा था तूने कि अपने बेटे को तू बचा लेगा। ठीक है फिर बचा कर बता, मैं भी तो देखूं कि आखिरकार तू कैसे अपने बेटे को बचाता है। और जब सीएम साहब ने कायरा की कही हुई बात सुनी तो उसकी आंखें जैसे डर से साफ दिखाई देने लगी थी और उन्होंने हैरानी से कहा, तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। हायर सीनियर हायर सीनियर जो कि डिटेक्टिव एजेंसी की ऐसी डिटेक्टिव थे जिसने आज तक एक भी मिशन को फेल नहीं होने दिया था। और जब वह किसी मिशन पर होती थी तो वह इतनी क्रूअल होती थी कि उसके बारे में सुनकर ही सामने वाले की रूह कांप जाती थी, जिसे अपने आप नहीं बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। और एक उनमें से सीएम साहब भी थे और सीएम साहब ने एक बार एक मिशन
139 डिटेक्टिव एजेंसी को ही दिया था और तब उन्होंने एक बार ही कायरा का चेहरा देखा था, लेकिन वह आज तक वह चेहरा नहीं भूल पाए थे। जब कायरा ने उनकी बात सुनी तो उनकी आंखें छोटी हो गई थी और उन्होंने उन्हें घूर देखा। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ इसके बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और ना ही आपको फर्क पड़ना चाहिए। आप बस अपने बेटे को बचाने की चिंता कीजिए। और आपको तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से पता है ना कि मुझे लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैं आपके बेटे को बल्कि आपके बेटे नहीं नहीं बल्कि उसके सारे दोस्तों को आज शाम तक सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। अगर उन्हें आप बचा सकते हैं तो बता दीजिए। वहीं कायरा की सभी बातों को सुनकर सीएम साहब के माथे पर पसीना आ गया था और उन्होंने अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए कहा, प्लीज़ आप एक बार मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। प्लीज़ एक बार उसे छोड़ दीजिए, प्लीज़ एक मौका तो दीजिए। यह सुनकर जैसे कायरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, जैसे उसकी उनकी बातें बस मजाक लगी हों। और फिर उनकी आंखें एकदम से ही चेंज हो गई। उसकी आंखों में एक तूफान साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या कहा आपने? अगली बार? सॉरी, मैं उसी इसी लायक नहीं छोड़ूंगी कि अगली बार वह किसी लड़की की साथ गलत कर सके। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर मुझे कुछ भी पता नहीं है? मैं हर चीज़ की खबर रखती हूँ। अब आप यहाँ से दफा हो जाइए और हो सके तो अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और उसने अपने सिर को पीछे कुर्सी से टेक दिया था और अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसकी बातें सुनकर सीएम साहब तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे। अब वह कुछ भी कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो पता नहीं कायरा उनका क्या ही हाल करेगी। अभी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ जाने लगे थे। जिस अकड़ के साथ वह अंदर आए थे, अब पता नहीं वह अकड़ कहाँ पर गायब हो गई थी और वह कहीं भी खोए खोए नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। और वह उस इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकले। वहीं अर्पित परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगाया जा रहा था। अब वो है भी सभी बिजनेसमैन भी गुस्से से खड़े हुए थे और अर्पित को ही देखे जा रहे थे। और जब सभी लोगों ने सीएम साहब को बाहर आते हुए देखा तो सभी लोग उनकी तरफ ही देखने लगे थे। वहीं अर्पित भी रुक गया था और सीएम साहब के चेहरे को ही देखने लगा था, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ नजर आया रहा था। जब उसने यह देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने अपने मन में कहा, ये क्या? अभी तो बड़ी रौब दिखा रहा था, अब उसका रौब कहाँ चला गया? अब ऐसा क्या लग रहा है जैसे किसी ने इसकी पिटाई कर दी हो। कहीं ये कायरा को तो नहीं जानते हैं ना? अगर ये जानते हैं तो इनका तो बुरा हाल होने वाला है। और फिर उसने अपनी नज़रों को उन सभी बिजनेसमैन पर डाला और फिर अपने मन में मुस्कुराते हुए, जब सीएम साहब का इतना बुरा हाल है और फिर ये सब तो कायरा के लिए एक तिनके के समान है। तुम तो लाजवाब हो कायरा, आई लव इट यार। और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं सभी लोग सीएम साहब को देखकर शांत हो चुके थे और उनका कुछ कहने का वेट कर ही रहे थे, लेकिन सीएम साहब ने कुछ भी नहीं कहा और वे जल्दी जल्दी से वहाँ से चले गए थे। उन्हें किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाना था, लेकिन वह ये भी जानते थे कि कायरा जो कहती है वह करती है ज़रूर है। वह पुलिस वाला कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ कहना उससे पहले ही सीएम साहब ने सभी को इग्नोर किया और वैसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए थे। और फिर जाकर अपनी कार में बैठ गए। कार में बैठते ही उन्होंने अपने फ़ोन को बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगे थे, तो उधर से जल्दी से कॉल को पिकअप कर लिया गया था। उसके बाद सीएम साहब ने जल्दी से घबराते हुए कहा, सुनो, कल रात जो कुछ भी हुआ था ना, उसका एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। सारे सबूतों को कुछ भी करो, कैसे भी करके नष्ट कर दो, समझे? और फिर उन्होंने जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। उनका दिल काफ़ी तेज तेज धड़क रहा था। वहीं पुलिस स्टेशन के ऑफिस हॉल में अर्पित ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर बोला, क्या अब मैं कायरा से मिल सकता हूँ? अब जब पुलिस इंस्पेक्टर को पता था कि अर्पित कौन है तो वह वैसे भी उसे मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और वो अर्पित जल्दी से इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर चला गया। और जब उसने कायरा ने फिर से दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर इरिटेशन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। और जब अर्पित जल्दी से रूम के अंदर आया और अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और फिर जल्दी से बोला, कायरा, ये सब क्या है? तुमने एक साथ में ही ये क्या कर दिया है? तुम पता नहीं बाहर कितने लोग खड़े हैं जो तुम्हारी मौत की दुहाई मांग रहे हैं। जब कायरा ने अर्पित की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखों को खोला और अर्पित को
देखने लगी थी। उसकी आंखों में गुस्से से लाल थी और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। अगर इन सब के बारे में भाई को पता चला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर अर्पित ने जल्दी से कहा, अरे मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है। मुझे तो खुद डैड ने कॉल करके बताया था कि तुम पुलिस स्टेशन में हो, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब तुम बताओगे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और तुमने इतनी बड़ी बड़ी बिजनेसमैन से पंगा कैसे? यह सुनकर कायरा ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और उसके चुप रहने के कारण अर्पित ने माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कायरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है? तो अब तुम यहाँ से निकलो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। गेट आउट फ्रॉम हियर। जब उस अर्पित ने ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हें जब से मुझे पता चला है कि तुम पुलिस स्टेशन हो, मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर चला आया था, और अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कुछ बता भी नहीं रही हो कि हुआ क्या था। जिस पर कायरा को गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहा, मैंने कहा था तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, नहीं ना? तो चुपचाप से यहाँ से निकलो, समझे तुम? जब अर्पित ने उसके कही हुई बात सुनी तो वह एकदम से किसी बच्चे की तरह जम गया था और डर भी गया था। वहीं कायरा उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि उसने अगर कुछ और कहा तो उसे कच्चा चबा जाएगी। जिस पर अर्पित ने जल्दी से कहा, ओके ओके ठीक है, कूल डाउन यार। और फिर वह वहां से खड़ा हुआ और अपना मुंह बनाकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसके जाने के बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। वह इस वक्त काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था और इन सब से कायरा का दिमाग खराब हो रहा था। उसे काफी थोड़ी देर के लिए भी चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो या फिर नहीं? जुर्म तो तुम्हें कबूल करना ही होगा, क्योंकि तुमसे इस बार किसी ऐसे से पंगा लिया है, बल्कि पूरी मुंबई के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन से पंगा लिया है, तो तुम्हारी लाइफ तो वैसे ही स्पॉइल हो जाएगी। तभी कायरा कुछ कहती उससे पहले एक और इंस्पेक्टर अंदर आया, और जब पुलिस इंस्पेक्टर ने दरवाजा खुलने की आवाज को सुना तो वह गुस्से में हो गया था। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जब उसने दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को देखा तो उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को तैयार थी। वह जल्दी से खड़ा हो गया और उसने एकदम से सल्यूट मारते हुए कहा, चीफ आप यहाँ पर? उस पुलिस इंस्पेक्टर को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि इस वक्त चीफ के सिविल ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह काफी जल्दी में यहाँ पर आए हुए हों। उनके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें भी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं कायरा ने भी दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन उसे वह इंसान पहचान में नहीं आया। चीफ अपने गुस्से में उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर गुस्से से तिलमिलाते बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या श्याम? ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? उसकी कही हुई बात को सुनकर श्याम बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और फिर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। जिस पर चीफ जल्दी से कायरा के पास आए और उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोले, मिस कायरा, कृपया आप हमारे साथ लंच पर चल सकती हैं, वहां पर कोई आपका वेट कर रहा है। वहीं कायरा को अभी तक नहीं पता था कि आखिरकार चीफ को भेजा किसने। वह कन्फ्यूजन के साथ उन्हें देख रही थी। वहीं चीफ ने फिर से कायरा को काफी रिक्वेस्ट के साथ कहा, मिस कायरा प्लीज हमारे साथ प्लीज लॉन्च एरिया में चलिए। अपनी चीफ को इस तरह से उस लड़की के सामने रिक्वेस्ट करते हुए देखकर वह पुलिस इंस्पेक्टर हक्का बक्का खड़ा था। वह हैरानी से यह सब कुछ देख रहा था। आखिरकार उसके चीफ एक टीनेजर से कैसे बात कर रहे थे। लेकिन उस पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस वाला काफी ज्यादा हैरान था अपने चीफ को कायरा से ऐसे रिस्पेक्ट से बात करते हुए देखकर। वहीं कायरा उनकी बात को सुनकर पहले तो उन्हें देखती रही, फिर उसने अपने हाथ को अपनी जेब में रखा और फिर वह वह इनके पीछे पीछे अपने मुंह को नीचे किए हुए जाने लगी थी। वहीं जब वह के बाहर निकली और जब उन बिजनेस मैन ने कायरा को देखा, वैसे ही उनका गुस्सा जैसे भड़क उठा था और भी कायरा की तरफ उसे मारने के लिए दौड़े थे। तो जल्दी से वहां पर 5 से 6 बॉडीगार्ड्स ने आकर कायरा को हर तरफ से कवर कर लिया था और उसे सही से लॉन्च की तरफ ले जाने लगे थे। वहीं कायरा को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी
वह चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिरकार ये लोग जो उसे लेके जा रहे हैं ये कौन है, लेकिन वह बस उस पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे पीछे चली जा रही थी। वहीं अर्पित कॉरिडोर में खड़ा हुआ था और किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उधर से कॉल के पिकअप होते ही उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, डैड, यहाँ पर तो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और कायरा मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। मैं क्या करूं डैड? उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसे कायरा की काफी ज्यादा फिक्र भी हो रही थी। वहीं उधर से अर्पित की डैड ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदित्य पहले से ही मुंबई से निकल चुका है और वह दिल्ली ही आ रहा है। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया कि कायरा को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है, लेकिन वह यहाँ से काफी गुस्से में निकल कर गया है। जब अर्पित ने सुना कि आदित्य मुंबई आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, तो वह अचानक से हैरान हो गया था। वह पूरी तरीके से सुन्न हो गया था। उसने हैरानी से, क्या आदित्य भाई यहाँ आ रहे हैं? हो गया लोचा। अब क्या करूं मैं? लेकिन कायरा तो मना किया था कि अगर आदित्य भाई यहाँ पर आए तो वह मुझे मुझे छोड़ेगी नहीं। तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो उन्हें बुलाया भी नहीं था। मुझे बताइए, वरना ये कायरा की बच्ची मुझे मार डालेगी डैड। उसकी कही बात को सुनकर उसके डैड ने गुस्से से कहा, तुम ये बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। और अच्छी बात है, अगर वह तुम्हें मार डालेगी तुम इसी लायक हो। उनकी बातों को सुनकर उसने अपना मुंह फुला लिया था और गुस्से से बोला, डैड, आप हर बार एक ही बात को घुमा फिरा कर इसी पर क्यों ले आते हैं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। और उसने गुस्से से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर गुस्से से इधर से उसे चक्कर काटने लगा था, लेकिन साथ ही उसे अब डर भी लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ कायरा कंफ्यूजन के साथ लॉन्च की तरफ जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो उससे मिलना चाहता है। वहीं लॉन्च के अंदर हेड चेयर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 40 से 50 थी, लेकिन उसने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा था, जिसके कारण उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उनकी उम्र क्या होगी। उसके हाथ में एक चाय थी जिसकी वह चुस्कियां भर रहा था। उसकी नजर सामने बैठे हुए लड़के पर थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि करण था। और वह काफी हैरान था कि मुंबई की इतनी बड़ी फैमिली का बेटा, जिसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह अपनी ही दुनिया में मग्न रहता था। आज ऐसा क्या हो गया जो किसी लड़की के लिए वह इस पुलिस स्टेशन में आया है? इस वक्त करण काफी परेशान लग रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और भी उसके चेहरे वह काफी हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए करण इतना परेशान हो रहा है। वह करण को काफी अच्छी तरीके जानते थे, क्योंकि ज्यादातर उनके मैटर्स को वही हैंडल करते थे और वे उनके परिवार को काफी अच्छी तरीके से जानते थे। और उनका नाम था डायरेक्टर दिलीप यादव, जो कि मुंबई के काफी मशहूर पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन वह इस वक्त दिल्ली में ही थे। और जब करण ने उन्हें कॉल किया था तो इसलिए वे जल्दी से यहाँ पर आ भी गए थे। करण को अब चेयर पर बैठा नहीं जा रहा था और उसने गुस्से से कहा, क्या उसे अभी तक यहाँ पर लाया नहीं गया है क्या? उसकी बात को सुनकर दिलीप ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम इतना भी क्यों परेशान हो रहे हो, वह आ जाएगी। लेकिन करण उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उसे तो बस कायरा की फिक्र हो रही थी। वह चेयर से खड़ा हुआ और वहां से जाने ही वाला था कि उसकी हरकत से मिस्टर दिलीप को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं करण जाने ही वाला था कि तभी लॉन्च का दरवाजा खुला और चीफ अंदर आए। चीफ के अंदर आने के बाद उसने देखा कि उनके पीछे एक लड़की भी आ रही थी, जिसने अपने चेहरे को नीचे झुका रखा था, जिसके कारण उसका चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे बस एक नज़र देखने से करण समझ गया था कि वही कायरा है। कायरा को देखते ही उसकी आंखों में जो अजीब सी बेचैनी थी वह एकदम से शांत हो गई थी। और फिर उसने जल्दी से कायरा को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है ना। लेकिन वह बिल्कुल ठीक थी। तब जाकर उसने एक गहरी सांस ली। कायरा ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा और जब उसकी नजरें करण से जाकर मिली तो कायरा एक पल के लिए जैसे हड़बड़ा सी गई थी। उसने हैरानी से करण को देखा और फिर उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार करण उसे बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है और उससे लेना देना क्या है।
वहीं मिस्टर दिलीप भी कायरा को ही देख रहे थे और यह देखकर वह चौंक गए थे कि वह तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट है। और वह कुछ कहती उससे पहले ही करण ने कहा, मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और जो भी मैटर होगा वह हमारा लॉयर संभाल लेगा। और मिस्टर दिलीप कुछ कहना तो चाहते थे लेकिन करण ने उस कुछ कहने का मौका नहीं दिया था। और फिर उन्होंने जल्दी से कायरा के हाथ को पकड़ा और उसे पीछे वाले दरवाजे से बाहर की तरफ ले जाने लगा। कायरा ने एक शब्द भी नहीं कहा था, वह बस अपने हाथ को ही देख रही थी जो कि करण ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। और वह इसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वह आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके भाई के अलावा किसी अजनबी को उसकी इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी। उसने करण की आंखों में अपनी दी फिक्र साफ देखी थी। वह चुपचाप बस उसके पीछे पीछे चल रही थी और वे दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचे। करण ने कायरा को अपनी कार में बैठाया और वे दोनों वहां से निकल गए। वहीं लॉन्च के बाहर दिलीप जी अभी भी हैरान होकर खड़े हुए थे। उनके सामने चीफ खड़े हुए थे जो कि काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। जब दिलीप जी की नजर उन पर गई तो उन्होंने होश आया और उन्होंने गुस्से से कहा, तुम सब लोग यहाँ पर पागल हो। तुम दोनों लोगों ने बिना इन्वेस्टिगेशन किए उस लड़की को हथकड़ियां डालकर ले आए। शुक्र मनाओ कि उसे एक खरोच नहीं आई, वरना तुम्हारा क्या हाल होता वह सोच भी नहीं सकता। अब इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूंगा। जब चीफ ने यह सुना तो उनकी आंखें जैसे बाहर निकलने को तैयार थी और उन्हें समझ आ रहा था कि इतने बड़े डायरेक्टर एक छोटे से मामले को इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वहीं दोनों के वहां से निकलते ही तीन ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर दिल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। तीनों गाड़ियों के बाहर रुकते ही सभी लोगों की नजरें उन तीनों गाड़ियों के ऊपर ही चली गई थी, क्योंकि वह तीनों गाड़ियां ही काफी ज्यादा चमचमा रही थी। बीच वाली गाड़ी में से जल्दी से ड्राइवर बाहर निकला और उसने बैक सीट का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही बैक सीट पर से आदित्य ब्लैक बिजनेस कोट पहने हुए बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी आंखों में गुस्सा इस वक्त साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड ने भी उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था और उसने ना इधर देखा और ना ही उधर। वह सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगा था। सभी लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरकार ये है कौन। वहीं आदित्य अंदर ऑफिस हॉल में पहुंचा तो उसके कदम अचानक ही रुक गए थे और उसने वहां पर खड़े हुए कुछ बैठे हुए बिजनेसमैन ऊपर से नीचे तीखी नजर डाली। और फिर जब बिजनेसमैन ने आदित्य को देखा तो सभी लोग कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन सभी महेश भंडारी जैसे उसे समझ गए। उसने जल्दी से अपने पास खड़े हुए एक बिजनेसमैन से फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये तो आदित्य मेहरा है ना। मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी इन मुंबई के सीईओ है ना। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं उसे देखकर उसके पास ही खड़े हुए बिजनेसमैन ने भी अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा, हमें भी नहीं पता। जिस पर महेश भंडारी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है आदित्य मेहरा से बात करने का और वह आदित्य की तरफ बढ़ने लगा था। उसने दो तीन कदम ही बढ़ाए होंगे कि तभी आदित्य ने उसे घूर कर देखा, जिसके कारण महेश की पैर वहीं पर जम से गए थे। वह उसके कदम आगे बढ़ने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और जब अर्पित ने आदित्य को देखा तो एक पल के लिए तो उसका खून भी जैसे जम सा गया था। फिर वह जल्दी से आदित्य के पास आया और जल्दी से हाथ बढ़ाते बोला, ब्रो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर आदित्य ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर गुस्से के साथ बोला, कायरा कहाँ है। जिस पर अर्पित ने डरते हुए जल्दी से कहा, वो इन्वेस्टिगेशन रूम में है बॉस। यह सुनकर आदित्य जल्दी से इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ बढ़ गया। उसे किसी की भी चिंता नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कायरा के अलावा। उसके पीछे पीछे ही अर्पित भी चला गया था। जब वे दोनों इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचे तभी ऑफिसर श्याम भी बाहर निकले। और जब उसने आदित्य और उन काले कपड़े बॉडीगार्ड्स को देखा तो एक पल के लिए शॉक्ड रह गया था। वहीं आदित्य ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर उसने रोवेली आवाज में पूछा, कायरा कहाँ है। उसकी आवाज को सुनकर ऑफिसर श्याम की तो जैसे हालत ही खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग इस लड़की को ऐसे कैसे जान सकते हैं। आखिरकार वही लड़की है कौन। और फिर उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं। जिस पर आदित्य कुछ कहता उससे पहले ही अर्पित ने बीच में बोलते हुए कहा, वही है जिसे तुम लोग बुला रहे थे, कायरा के फैमिली मेंबर। अब जल्दी से सामने से हट जाओ और उन्हें अंदर जाने दो। और जैसे ही ऑफिसर श्याम ने अर्पित की बात सुनी तो एक पल के लिए तो वे शून्य रह गए। अब उसे भी समझ आ रहा था कि अचानक
आखिरकार चीफ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे। और फिर उसने जल्दी से अपने माथे पर पसीने को पोंछते हुए कहा, उसे हमारे चीफ लाउंज की तरफ ले गए हैं। जब आदित्य ने यह सुना तो उसने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर उसकी बहन पर एक खरोच भी आई तो वह इस पुलिस स्टेशन को तबाह कर देगा। वहीं उसकी बात को सुनकर अर्पित भी कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कायरा को कब ले जाया गया था। फिर आदित्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे लंच की तरफ ले चलो। जिस पर श्याम ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह वहां की तरफ ले जाने लगे थे। वे सभी लोग लॉन्च में पहुंचे। जब दिलीप यादव ने आदित्य मेहरा को देखा तो एक पल के लिए उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी और फिर जल्दी से अपनी चेयर से खड़े हो गए और फिर रिस्पेक्ट के साथ बोले, आदित्य मेहरा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर आदित्य ने अपनी निगाहों को पूरे लॉन्च में दौड़ाया, लेकिन वहां पर भी उसे कायरा कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, जिससे वह और भी ज्यादा परेशान हो गया था। साथ ही उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कायरा कहाँ है। और जब दिलीप जी ने कायरा का नाम सुना तो उनकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी और फिर उन्होंने हैरानी से पूछा, कायरा, उसे तो अभी अभी करण लेकर गया है, उसे यहाँ पर बरी कर दिया गया था ना। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा। लेकिन कायरा आपकी कौन लगती है। जब आदित्य ने यह सुना कि वह यहाँ से जा चुकी है तब जाकर उसने एक गहरी सांस ली। फिर वह सोचने लगा कि उसे यहाँ से लेकर कौन गया था। आखिरकार ये करण है कौन। और कायरा ने तो इसके बारे में पहले तो कभी नहीं बताया। और फिर उसने उसके सवाल को इग्नोर करते जल्दी से पूछा, उसे यहाँ से लेकर गए हुए कितनी देर हुई है। जिस पर दिलीप जी ने नर्म लहजे में कहा, बस कुछ ही देर हुई है। और यह सुनते ही आदित्य जल्दी से वहां से निकल गया। वहीं अर्पित भी सोच में पड़ गया था कि कहीं करण कपूर तो नहीं है ना, कायरा को तो यहाँ से ले जाने वाला। लेकिन उसने कायरा की मदद क्यों की। उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था और अनगिनत सवाल भी चलने लगे थे। लेकिन फिर उसने देखा कि वहां पर आदित्य वहां से जा चुका है, जिससे वह भी जल्दी से जा चुका था। वहीं दिलीप जी सोच में पड़ गए थे कि कायरा का आदित्य के साथ क्या रिश्ता है। लेकिन उन्हें फिर भी कुछ भी समझ नहीं आया था। और फिर उसने श्याम की तरफ देखा, पूछा, ये कायरा कौन लगती है इसकी। जिस पर श्याम, जो कि वहां पर दिलीप को देखकर शॉक हो गए थे, फिर उनकी बात सुनकर वह होश में आया और उसने जल्दी से कहा, ये कायरा का फैमिली मेंबर है। उनकी बात को सुनकर दिलीप जी फिर से सोच में पड़ गए कि आखिरकार कायरा है कौन। वहीं दूसरी तरफ कार में दोनों बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे, जिसके कारण सूरज ढल रहा था और वह खूबसूरत लग रहा था। किसी ने भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था। वहीं कायरा कार विंडो से बाहर की तरफ ढलते हुए सूरज की तरफ देख रही थी और कायरा एक दो बार तारा की तरफ देख लेता था, फिर अपनी नजरों को वापस से सामने की तरफ कर लेता था। करण ऐसे ही उसे चुपचाप देख रहा था। वे दोनों इस वक्त बीच रास्ते में थे। तभी कायरा ने करण की तरफ देखा और फिर उससे पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की। उसकी बात को जब करण ने सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर कायरा को चिढ़ होने लगी थी और उसने गुस्से से कहा, कार को रोको। और जब ये करण ने सुना तो वह हैरान रह गया और हैरान होकर उसने कायरा की तरफ देखने लगा था। और फिर उसने जल्दी से कहा, अरे लेकिन क्यों। जिस पर कायरा ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि मुझे उतरना है और मुझे तुम्हारी कार में बैठने का कोई शौक नहीं है। तो कार को अभी के अभी और इसी वक्त यहीं पर रुको। यह सुनकर ने सामने की तरफ देखते कहा, अजीब लड़की हो यार। मतलब मैंने तुम्हारी मदद की और तुम हो कि थैंक यू बोलने की जगह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। उसकी बात सुनकर कायरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से से कहा, मैंने कहा था तुम्हें मदद करने के लिए, नहीं ना, तो फिर क्यों की मदद। अब जल्दी से कार को रोको। यह सुनकर करण ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कि तुमने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी अब जब तुम्हारी हेल्प कर दी है तो एक थैंक यू तो बनता ही है ना। फिर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा तो कायरा को अब उसकी मुस्कुराहट देखकर गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से से कहा, तुम कार को रोक रहे हो या फिर नहीं। यह सुनकर करण ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब मैं भी देखूं कि तुम क्या करोगी। अब कायरा का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था और उसने गुस्से से करण की तरफ देखा। फिर उसने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और कार को अचानक से ब्रेक्स को जल्दी से दबा दिया। और कार स्पीड में थी, इसलिए अचानक ही ब्रेक दबाने के कारण उस कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह इधर उधर जाने लगी। ये देखकर करण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने कायरा पर चिल्लाते हुए कहा, तुम तो पागल हो क्या, मरना चाहती हो।
लेकिन कायरा ने कुछ नहीं कहा और फिर उसने जल्दी से कार को अचानक से टर्न किया और फिर कार के पहिया घिसटते हुए एक झटके के साथ वहां पर रुक गए थे। कार के रुकते ही कायरा ने गुस्से से कार का दरवाजा खोला और वह अचानक से बाहर निकल गई थी और गुस्से के साथ उसने उस कार के दरवाजे को जोर से पटकते हुए बंद कर दिया था। वहीं वह बड़बड़ाते हुए गुस्से के साथ बोली, पागल इंसान। वहीं करण अभी भी शॉक्ड होकर अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था। करण को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। उसने अपने मन में कहा, ओह माय गॉड, ये लड़की तो सच में काफी डेंजरस है। इसे तो मरने से भी कोई डर नहीं लगता। करण बेटा, तुम्हें इस पूरी दुनिया में प्यार हुआ तो किससे? इससे जिसे लव की एल तक नहीं आती। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम्हें पूरी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तभी एकदम से वह अपने होश में आया और फिर वह जल्दी से दरवाजे को खोलकर बाहर निकला। वही कारा बस गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार भी मुड़कर पीछे की तरफ करण को नहीं देखा था। तभी करण जल्दी से भागते हुए उसके पास आया और हड़बड़ाते बोला, तुम्हें कहाँ जाना है? आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा ना। जब कायरा ने उसकी आवाज सुनी तो झुंझला उठी और उसने गुस्से से कहा, मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेने देना? हाँ, अगर मरना नहीं चाहते हो ना तो मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझे तुम? वरना मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। इसलिए गेट लॉस्ट। और अब गुस्से से घूर कर आगे की तरफ बढ़ गई। यह देखकर करण एक पल के लिए वहीं पर रुक गया और फिर उसकी तरफ देखने लगा। वह आवाक होकर खड़ा हुआ था और फिर उसके पास जाने ही वाला था कि तभी तीन ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर कायरा के पास रुकी। और जब करण ने उन मर्सिडीज कार्स को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें छोटी हो गई थी। उसकी नजर उन मर्सिडीज के नंबर प्लेट पर गई और वह नंबर प्लेट मुंबई की वीआईपी नंबर प्लेट थी। यह देखकर करण एक पल के लिए सोच में पड़ गया था। वहीं कायरा भी रुक गई थी और उसने उन तीन गाड़ियों की ओर देखा। फिर उन्हें देखते हुए समझ गई। उसकी आंखें उन्हें देखकर अचानक से गुस्से से भर गई थी। तभी बीच वाली कार का बैक सीट का दरवाजा खुला तो कायरा उनकी तरफ बढ़ गई और जाकर कार के अंदर बैठ गई। उसने दरवाजे को बंद कर दिया था और कार वहां से आगे की तरफ बढ़ गई थी। वहीं करण अभी भी वहीं पर खड़ा होकर उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ कार वहां से गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि आखिरकार ये कार थी किसकी और कायरा इस कार में क्यों गई। तभी उसने जल्दी से अपने जेब की पॉकेट से एक फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कॉल के दो रिंग में ही कॉल को पिकअप कर लिया गया था। उधर से एक लड़के ने आवाज आई, ओए साहबजादे, आखिरकार कहाँ बिजी हो आप, जो अपनी फैमिली तक को भूल गए? जिस पर करण ने हंसते हुए कहा, कहीं नहीं भाई, मैं किसी को नहीं भूला हूँ, बस सब लोग मुझे ही भूल गए हैं। जिस पर उधर से ईशान ने थोड़ा खींचते हुए कहा, ओए साहबजादे, कुछ ज्यादा ही मत बोलिए। आप पहले तो खुद ही हम लोगों को काफी मना करते पर दिल्ली पहुंच गए और अब बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। और हाँ, डैड तो तुमसे काफी नाराज हैं। उसकी बात को सुनकर करण ने अपनी आंखों को थोड़ी बड़ी करते हुए कहा, क्यों, अब डैड को क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है ना? जिस पर उधर से ईशान काफी सीरियस वॉइस में बोले, हाँ अब तक तो ठीक है, लेकिन अजय ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि तुम एक लड़की के पीछे पागल हो गए हो, और वह भी किसी ऐसी लड़की के साथ जिसने किसी का मर्डर किया है। जब ये करण ने सुना तो उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और उसने हाथों की मुट्ठियों की नसें बंद उभर कर आने लगी थी। फिर उसने गुस्से से कहा, भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? और मुझे पता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है, लेकिन इसके पीछे भी कोई कारण तो हो सकता है ना। ऐसे ही वह किसी का मर्डर नहीं कर सकती। और प्लीज आप उसके बारे में जब तक कुछ जानते ना हो ना, तब तक कुछ भी मत बोलिए। जिस पर ईशान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो करण, उस लड़की ने मर्डर किया है, तो मर्डर का मतलब जानते हो ना? जिस पर करण ने समझाते हुए गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ जानता हूँ भाई, और आप भी काफी अच्छे से जानते हैं कि मर्डर क्या होते हैं। और तो क्या हुआ, उसने मर्डर किया है, मैंने भी काफी सारे मर्डर किए हैं, उसका क्या? जब यह ईशान ने सुना तो वह चुप हो गया और फिर उसने कहा, लेकिन वह सबकी भलाई के लिए था मर्डर, तुमने जो भी मर्डर किए थे। और ये एक मर्डर था, खून तो जानते हो ना? जिस पर करण ने इरिटेट हुए देखा, भाई प्लीज मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैंने आपके लिए इसके लिए फोन नहीं किया मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि, और हाँ, आपको एक काम होगा करना होगा, मुझे कायरा की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं? जब ईशान ने यह सुना तो उसने मना करते हुए कहा, तुम काफी अच्छे से जानते हो
कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, जिस पर करण ने रिक्वेस्ट कर दिया, भाई प्लीज़ ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट समझ के मान जाइए, प्लीज़ ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, प्लीज़ मान जाइए ना भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, और आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, प्लीज़ ना। लेकिन ईशान ने उसकी एक भी बात नहीं मानी, जिस पर करण ने अपना राम बार छोड़ते हुए कहा, ठीक है, हायर सीनियर इस वक्त दिल्ली में ही है और मैं हायर सीनियर को ढूंढ कर ही बताऊंगा। ओके, अब तो मान जाओ। और जैसे ही उसने ये कहा, दूसरी तरफ से कुछ मिनट के लिए खामोशी छा गई और फिर ईशान की गहरी सांस छोड़ते हुए आवाज आई, ओके ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? उसकी बात को सुनकर करण ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसे करूं? क्या मतलब होता है? 139 डिटेक्टिव एजेंसी के हेड इस वक्त दिल्ली में ही हैं, और जबकि वह तो कभी भी दिल्ली में नहीं रहते थे ना, और इस वक्त वह दिल्ली में क्या कर रहे हैं? और इस वक्त हायर सीनियर सीक्रेट मशीन पर दिल्ली आई हुई है, जिससे मैं एक तो श्योर हूँ कि वह यहीं पर है और पहले से काम तमाम कर चुकी है। और उस दिन मेरी चूक हो गई थी, वरना मैं उसे जरूर पकड़ लेता, लेकिन फिर भी अभी दो शिकारी अभी बाकी हैं, जो एक तो खुद रणवीर सिंह है, और उस दिन कायरा ने भी रणवीर सिंह के बेटे सरवर सिंह का मर्डर किया था, और वह भी एक घटिया और जाहिल इंसान था। उसका मरना ऑलरेडी ठीक ही था, अगर वह नहीं मारती तो मैं जरूर मर्डर कर देता, क्योंकि मैं इसी मकसद से पार्टी में गया था। खैर, इससे पहले कारा ने ही उसका काम तमाम कर, इसलिए मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। जब यह सब ईशान ने सुना तो उसे बिल्कुल भी विश्वास हो गया था। उसने सीरियस होते कहा, ठीक है, मैं उसकी फैमिली